मैं ये सब नहीं जानता भाभी, मैंने दुख से कहा। मैं बस इतना समझता हूँ कि आज जो सूरत हाल बनी है इसके लिए मैं खुद ही किसी न किसी तरह जिम्मेदार हूँ। अपनी ख्वाहिश के लिए मैंने हमेशा वो किया जिससे इस मलिक खानदान की इज्जत को गिरहन लगा। मैं बहुत बुरा हूँ भाभी, बहुत बुरा। सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो इसे भूला हुआ फरहान नहीं कहते। भाभी बिस्तर से उतरकर मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है और तुम अपनी गलतियों पर तौबा कर रहे हो। मेरी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ और अपने टूटते खानदान का ख्याल रखो। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा लम्हा आए जो इस हवेली के दरवाजे और दीवार को हिला दे। भाभी बहुत अच्छी हो तुम, मैंने ताज़ीम से कहा। इतने बड़े दुख के बाद भी तुम इस हवेली और इस खानदान के रहने वालों के बारे में इतना सोचती हो। तुम इतनी अच्छी भाभी कैसे हो सकती हो? मैं वो हूँ जो अपनी भाभी को देवी की तरह देखकर अपने इरादे खराब कर लेता हूँ। काश ऊपर वाला बड़े भाई के बजाय मेरी जिंदगी का खात्मा कर दे। नहीं फरहान, भाभी जल्दी से आगे बढ़ी और मेरा सर अपने साथ लगा लिया और कहा, ऐसा मत कहो, बस दुआ करो कि किसी को कुछ ना हो। भाभी की बात सुनकर मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भाभी के अंदर छुपकर बस ये सोचकर उदास होता रहा कि काश मेरा भाई मेरी उम्र का होता। कुछ देर बाद मैं अपनी भाभी से अलग हो गया। मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे। इस पाकीज़ा चेहरे में सारी दुनिया की मासूमियत मौजूद थी। भाभी का बेदाग और खूबसूरत चेहरा रोने की वजह से थोड़ा सा गीला हो गया था। मैं चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा, फिर मुड़कर इसी खामोशी में कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गया। इस वक्त मेरा भाई और भाभी मेरे जहन में थे और मैं इन दोनों के बारे में सोचता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। इस वक्त शाम पूरी तरह से घिरी हुई थी और रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता पूरी कायनात को अपनी गोद में लेने लगी थी। हालांकि इस वक्त ज्यादा वक्त नहीं हुआ था क्योंकि गांव के लोग अभी जाग रहे थे। इस वक्त बिजली चली गई थी, इसलिए घरों में जलती हुई लालटेनों की रोशनियां दिखाई दे रही थी। मैं अंधेरे में चलते हुए एक तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये गांव का मशरकी सिरा था और मैं 4.5 माह बाद इस सिरे पर पहुंचा। मैं अकेला था और मैं पैदल चल रहा था, इसलिए मुझे ये फिक्र भी थी कि कहीं मेरा कोई दुश्मन मेरे आसपास मौजूद ना हो जो इन दिनों मुझसे परेशानी में मुब्तला है। अगरचे दादा मलिक ने मेरी हिफाजत के लिए साया रखा हुआ है, लेकिन मेरी तरफ से भी चौकन्ना रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। काफ़ी देर चलने के बाद मैं एक पक्के घर के पास जाकर रुका। घर के साथ ही एक बड़ा नीम का दरख्त था जिसके नीचे एक चबूतरा था। इस वक्त प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। मैंने देखा घर का दरवाज़ा खुला और अंदर लालटेन की रोशनी फैल गई। मैं अंधेरे में नीम के दरख्त के पास खड़ा था। आसपास और भी घर थे, लेकिन इस वक्त घर से बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने इर्द गिर्द का अच्छी तरह जायजा लिया और फिर इस पक्के घर के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं चलते चलते इस दरवाजे के करीब पहुंचा कि अंदर से अपनी उम्र के एक शख्स को आते देखा। वो होश में था। इसे देखकर मैं अपनी जगह पर रुक गया। वो मुझे नहीं दिख सकता था क्योंकि बाहर अंधेरा था। खैर, चंद लम्हों में जब वो अंधेरे में दरवाजे से बाहर आया तो मैंने इसे पकड़ लिया और जल्दी से अपने एक हाथ की हथेली इसके चेहरे पर रख दी। फरीद मेरी इस अचानक हरकत से खौफजदा हो गया और मुझसे दूर होने की कोशिश करने ही वाला था कि मैंने गरज कर धीमी आवाज में कहा, ज्यादा फड़फड़ाना मत, वरना मैं एक ही झटके में तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसके बाद क्या होगा। फरीद मेरी सर्द आवाज सुनकर फौरन पुरसकून हो गया।
इसने मुझे मेरी आवाज से पहचान लिया था। जब वो ढीला हुआ तो मैंने धीरे से कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुमने जोर से शोर किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम समझे या नहीं? जब मैंने कहा तो इसने जल्दी से सर हिलाया, तो मैंने इसे छोड़ दिया। जब मैंने छोड़ दिया तो फरीद ने फौरन मेरी तरफ मुंह मोड़ लिया और अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू रखते हुए कहा, ये क्या था फरहान? तुमने मेरी जान निकाल दी थी। मेरे साथ चलो। मैंने कहा तो इसने चौंक कर पूछा, कहाँ जाना है? जहन्नुम में। जब मैंने सख्ती से कहा तो फरीद चंद लम्हे अंधेरे में मुझे घूरता रहा और फिर मेरे पीछे हो लिया। मैं चलते चलते नीम के दरख्त के करीब आकर रुका तो फरीद भी रुक गया। वो मेरे करीब खड़ा था तो मैं इसके चेहरे के तासुरात से समझ सकता था कि इस वक्त इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं इस वक्त यहाँ कैसे हूँ। फरीद जब खुद नहीं रोक सका तो इसने मुझसे कहा, क्या तुम यहाँ मेरी गलती की सजा देने आए हो? इसके बारे में भूल जाओ। मैंने साफ कहा, मैंने तुम दोनों को माफ करने का फैसला किया है, लेकिन फरीद ने हिकलाया, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूँ। तुम सिर्फ एक बार बोल कर देखो। ठीक है, मैंने कहा। कल सनी से गांव के बाहर इस जगह मिलना जहां पहले हम मिलते थे। क्या आपके पास कोई नया माल है? फरीद ने खुश रोते हुए जल्दी से पूछा। फिर मैंने इसके पेट में हल्का सा मुक्का मारा और कहा, क्या तुम मुझे बदमाश समझते हो? तो फिर इस जगह सनी से मिलने का क्या मतलब है? फरीद कराहा और मैंने कहा, मेरा मतलब तुम दोनों को मारना है। आप क्या कह रहे हैं? फरीद ने अपनी सांसें खो दी और घबराहट में बोला, खुदा के वास्ते फरहान, ऐसा मत करो। क्या तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली जो तुम हम दोनों की लेने की बात कर रहे हो? फजूल बातें करना बंद करो। इस बार मैंने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जाओ, कल वक्त पर इस जगह मिलना, वरना मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें मार दूंगा। फरीद मेरी बात सुनकर अहमकों की तरह मुझे देखता रहा और मैं पीछे हटकर हवेली की तरफ चलने लगा। इस वक्त मेरे जहन में बहुत सी बातें चल रही थी जिनके बारे में मैं गहराई से सोच रहा था। अगले दिन मैं मेन गेट से बाहर निकला तो मेरी नजर एक सिरे पर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल पर पड़ी। फिर कुछ सोचकर मैं पैदल हाथी दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने फरहत को आज मज़ार में मिलने के लिए बुलाया था। मैं चाहता था कि जब मैं फरहत से मिलूं तो हम दोनों को कुछ वक्त ज़रूर मिले, ताकि मैं इसके बगैर किसी रुकावट के अहम बात कर सकूं। मैं जानता था कि फरहत हर रोज़ मज़ार जाती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इन 4 महीनों में इसमें कोई तब्दीली आई है या नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मुझे गांव से निकाले जाने के बाद इसने मज़ार में आना छोड़ दिया है। ऐसे में जब वो आज मज़ार आएगी तो इसके घर वालों के जहन में ये बात ज़रूर आएगी कि इसने आज मज़ार जाने का क्यों सोचा होगा। अगर रूप खान इसे मज़ार जाते हुए देखेगा तो वो यकीनी तौर पर समझेगा कि वो सिर्फ मुझसे मिलने मज़ार जा रही है। ये सोचकर मुमकिन है कि वो फरहत के पीछे चलकर मज़ार की तरफ आए। मैंने जल्दी से मेन रोड को एक छोटे से फुटपाथ पर मोड़ दिया। इस मुख्तसरी पैदल सफर में कम वक्त में इस जगह पहुंच सकता था जहां मैंने फरीद और सनी को मिलने के लिए कहा था। जब मैं बताए हुई जगह पर पहुंचा तो देखा कि फरीद और सनी महवा के दरख्त के पास खड़े हैं। भाई आप कैसे हैं? जब मैं इन दोनों के करीब पहुंचा तो सनी ने मुझसे कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हम दोनों को माफ़ कर दिया है। फरीद ने बताया कि आपने हमें मिलने के लिए कहा है, इसलिए हम दोनों वक्त से पहले यहाँ आ गए और आपके आने का इंतज़ार कर रहे थे। अब बताओ भाई, फरीद ने बड़े तजस्सुस से पूछा, तुमने हम दोनों को यहाँ मिलने को क्यों कहा? मैं सारी रात यही सोचता रहा कि तुम दोनों के साथ इतना अहम काम क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि आप साहूकारों और मुंशी जी के घर के लोगों पर नजर रखें। मैंने एक एक करके दोनों की तरफ देखा और कहा, फरीद तुम रूप खान और इसके तमाम भाइयों पर नजर रखोगे
اور سنی تم منشی کے گھر والوں پر نظر رکھو گے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔